क्योंकि जैसे जमीन पे फोड़ेंगे ना, इससे निकलने वाली हानिकारक गैस, इससे निकलते सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आता है, परमाणु बम फटता है तो यहाँ पर इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ जाता है, इससे एक्सरे निकलने लगता है। और ये एक्सरे जो निकलता है लगभग 250 रोंटजन पे निकलता है। एक्सरे का मात्रक होता है रोंटजन, 250 रोंटजन पे एक्सरे निकल जाता है, जो बहुत खतरनाक होता है। हम लोग जो एक्सरे कराते हैं वो लगभग 6 रोंटजन 10 रोंटजन इस तरह से होता है। 250 रोंटजन पे कोई बचेगा नहीं, पूरा मांस फाड़ के निकल जाएगा। और इसके बाद इसमें से गामा रेज निकलती है, गामा रेज। अब ये गामा रेज जो होती है ये इतनी घातक होती है कि हमारी कोशिकाओं को मारने के लिए गामा रेज का यूज किया जाता है। बहुत हल्की मात्रा के गामा रेज का यूज जिस एरिया में कैंसर होता है उसे मारने के लिए किया जाता है कि कैंसर मर जाए। लेकिन इतना हाई पावर का इसमें से गामा रेज निकलता है कि पूरी शरीर मर जाती है यहाँ पे। तो ये दो ही खतरनाक रेडिएशन होती है। और सबसे ताज्जुब की बात ये है कि ना हम लोग गामा रेज को देख सकते हैं, गामा रे भी हमें नहीं दिखाई दे सकता है, और ना ही हमें एक्सरे दिखाई दे सकता है। तो हमें दिखेगा ही नहीं, अचानक आर पार होकर मर जाएगा आदमी यहाँ पे। यही खत्म, जैसे कोरोना कहाँ हम लोग को दिखता था, अचानक किसी को हुआ कोरोना मर गया यहाँ पे, तो वही होता है यहाँ पे। अगर गामा रेज बहुत लग गया तो पता ही नहीं चलेगा वो क्या हो गया, और 10-15 दिन बाद, एक हफ्ते बाद आदमी मर जाता है। तो परमाणु बम एक तरह का विस्फोटक घातक नहीं होकर यह एक प्रकार का प्रदूषण है, जिसे नाभिकीय आपतन कहते हैं, न्यूक्लियर फॉलआउट कहते हैं। ये जमीन पे अगर पटका गया तो इसके जितने रेडिएशन है हानिकारक, उसी मोहल्ले में, घर द्वार, गली कुची में भर जाएगा और दूर तक खतरनाक इसका असर नहीं जाएगा। इसलिए जब भी परमाणु बम को ड्रॉप किया जाता है तो इसमें एक डेटोनेटर लगाया जाता है, और वो डेटोनेटर हाइट को नापते रहता है, बैरोमीटर से सेट रहता है कि जब वो 600 मीटर की ऊंचाई पर शेष रहता है तो इसी ऊंचाई पे ब्लास्ट किया जाता है। कभी भी जमीन पे ले आके परमाणु बम को नहीं ब्लास्ट किया जाता है। तो जापान और हिरोशिमा पे भी जो गिरा था वो 600 मीटर की हाइट पे गिरा था, ताकि मैक्सिमम तबाही हो सके और उसका रेडिएशन पूरे चारों ओर फैल जाए, और इसका असर 30,000 साल तक रहता है। ये नहीं कि आज परमाणु बम फूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसका असर रहेगा 30,000 साल तक। बहुत बुरा असर रहता है, उस एरिया के जीन, जेनेटिक्स, सारी चीजों को चेंज कर देता है। अब इसी को बनाने में लगा हुआ है ईरान। अब इंटरनल खबर है कि ईरान ये बना चुका है। जैसे भारत भी परमाणु बम बहुत पहले बना लिया था, लेकिन उचित समय नहीं आ रहा था परीक्षण करने की, पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं मिल रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय तो पूरी तरह से पॉलिटिकल क्लियरेंस मिल गया। उसी तरह ईरान लगभग बना चुका है, और इसके बनाने में हेल्प किया है तो रूस ने हेल्प किया है, क्योंकि रूस को पता है कि अगर ईरान चला गया तो फिर रूस के लिए खुला समर्थन करने वाला कोई देश नहीं आएगा, क्योंकि भारत बैलेंस करके चलता है, चीन को दुनिया से मतलब ही नहीं है। तो ईरान और ये बैलेंस, इसको रखना जरूरी है। अब ये ईरान अगर परमाणु बम बना भी लिया है तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल है। अब इजराइल के पास आयरन डोम है, अगर ये मिसाइल में भर के मारेगा भी तो इजराइल मार के गिरा देगा। तो इजराइल की एक कमजोरी, वो हाइपरसोनिक मिसाइलों को नहीं मार पाता है। हाइपरसोनिक मिसाइलें बहुत तेज गति से चलती हैं, उसे मार नहीं पाता है। तो रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल भी थमा दिया है ईरान को। अब ईरान कैसे कंफर्म करे कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल सही में काम कर रहा है कि नहीं, या फिर इजराइल पे मारा और इजराइल उसे काउंटर कर पा रहा है कि नहीं। तो ईरान ने क्या किया, वही हाइपरसोनिक मिसाइल थमा दिया यमन के हूती विद्रोहियों के पास, और यमन के हूती विद्रोहियों ने यहाँ से चला दिया हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल पे, और इजराइल पे जाके गिर भी गया। अब समझो, उस मिसाइल में खतरनाक विस्फोटक नहीं है, तब ना इजराइल बच जा रहा है। अगर उसी में परमाणु बम भर दे और तब मार दे तो भैया तुम काउंटरे करके क्या करोगे, तो गिर गया वहां पर। तो ये बड़ी खतरनाक, इन दोनों देशों के बीच परमाणु हमला का डर है। यहाँ पे इजराइल के पास पहले से परमाणु है। हमारे लिए भी ईरान बहुत जरूरत की चीज है, हमारे लिए रूस भी जरूरत है। इंटरनेशनल रिलेशन में हमारा कोई नहीं होता है। जब हमारे ऊपर ताज होटल पे हमला हुआ, अजमल कसाब ने नंगा नाच करा दिया था मौत का वहां पर, और तबाही तबाही हो गई थी। आपको जान के ताज्जुब होगा, इजराइल ने अजमल कसाब को आतंकवाद की श्रेणी में नहीं डाला था, के आतंकवादियों से। तो इंटरनेशनल रिलेशन में ये मायने नहीं रखता है ना कि सामने वाला क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, ये मायने रखता है। अब जान के ताज्जुब होगा, पूरी दुनिया अजमल कसाब को आतंकवादी मान रही थी, इजराइल नहीं मान रहा था, अभी माना है वहां पर। तो भारत भी हमास को, हिजबुल्लाह को नहीं आतंकवादी संगठन में रखता है। भाई तुम हमारे लिए खड़े रहोगे तब तो हम तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा याद रखिएगा, ना कोई हमारा परमानेंट दोस्त, ना हमारा कोई परमानेंट दुश्मन। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो अमेरिका ने उन पर ये गुजरात दंगों का एलिगेशन लगा के अमेरिका में घुसने में प्रतिबंध लगाया था, कहता वीजा ही नहीं देते हैं यहाँ पे। और जब प्रधानमंत्री बन गए तो यही अमेरिका पिज्जा खिला रहा है, ट्रम्प बुला के हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रम्प हो रहा है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में कभी भी गांठ नहीं बांधा जाता कि